नमस्कार साथियों, जैसा कि हम भारतीय संविधान के विधिवत रूप से कक्षाएं आरंभ कर रहे हैं, उसी के लिहाज से आज हम भारत शासन अधिनियम 1919 की चर्चा करेंगे। भारत शासन अधिनियम जो कि 1919 में बनाया गया था अंग्रेजों द्वारा, लागू 1 अप्रैल 1921 को होता है। आजकल ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं कि कौन सा अधिनियम कब लागू हुआ। जब भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि पूछी जा सकती है, तो जाहिर सी बात है ये चीजें भी पूछी जाएंगी। तो भारत शासन अधिनियम 1919 1 अप्रैल 1921 को लागू होता है। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है, क्योंकि मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड दो अलग अलग अंग्रेज थे जिनकी सिफारिश पर इस अधिनियम को बनाया गया था। मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव अथवा भारत मंत्री हुआ करते थे, जबकि चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय अथवा भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। क्लियर है यहाँ तक? ये पहला अधिनियम था, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। क्यों, क्या विशेषता रही है इस अधिनियम की? तो सबसे खास विशेषता तो ये है, बाकी अधिनियम जो इससे पहले बनाए गए उसमें और इसमें बहुत विशेषता रही। उस विशेषता में क्या था कि ये अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1919 बनाया गया था, उसमें प्रस्तावना थी। ध्यान रखना, बाकी के किसी भी अधिनियम में प्रस्तावना का उल्लेख नहीं था। तो पहला अधिनियम जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया जिसमें प्रस्तावना का उल्लेख था, वो भारत शासन अधिनियम 1919 था। प्रस्तावना क्या होती है? प्रस्तावना हमें 3 चीजें बताती है। एक तो क्षेत्र क्या रहा है, कि जो अधिनियम बनाया जा रहा है उसका क्षेत्र क्या होगा, संपूर्ण भारत होगा अथवा नहीं। दूसरी, अधिनियम की तिथि, यानी कि लागू कब से होगा। ठीक है। तीसरा, उद्देश्य, एम क्या है दिए गए अधिनियम के बनाए गए। क्लियर? प्रस्तावना को लिखता। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि केंद्र व राज्यों के बीच विषयों का अथवा कार्यों का बंटवारा किया गया था, कि केंद्र ये काम करेगा तो राज्य ये काम करेंगे। क्लियर? प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी, दोहरा शासन। द्वैध शासन क्या होता है इस बात को समझ लीजिएगा। मान लीजिए भारत है पूरा, और जैसा आपको पता है कि भारत 2 भागों में बटा हुआ था। एक तो वो जहां पर अंग्रेज देसी राजा महाराजा शासन करते थे, एक वो जहां पर ब्रिटिश था, ब्रिटिश भारत। तो इससे तो कोई मतलब है नहीं। ब्रिटिश भारत उस समय 9 प्रांतों में बटा हुआ था। ठीक है भाई, 9 प्रांत थे। उन 9 प्रांत में देखो, पूरे ब्रिटिश भारत पर जो काम कर रहा है वो कर रहा था भारत का गवर्नर जनरल। और यही भारत का गवर्नर जनरल जब देशी रियासतों के लिए काम करता था महारानी के प्रतिनिधि के रूप में, तो इसी बात को हम वायसराय बोल देते। वायसराय या भारत गवर्नर बात एक ही है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पूरे पर काम कर रहा था भारत का गवर्नर जनरल, और छोटे छोटे जो 9 प्रांत थे उस समय उनमें होता था गवर्नर। ठीक है, इसमें भी गवर्नर, यहाँ भी सब 9 प्रांतों में गवर्नर है। गवर्नर ने कार्य द्वैध शासन कैसे स्थापित किया? एक तो कार्य किए गए आरक्षित, और एक कार्य किए गए थे आपके जनप्रतिनिधियों के लिए, या हस्तांतरण यहाँ बोला जाता है, हस्तांतरित कार्य। ये जो हस्तांतरित कार्य थे इनको जनप्रतिनिधि करते थे, यही था द्वैध शासन। तो भारत शासन अधिनियम 19 द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। एक सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट था वो ये है कि लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। लोग देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 में ये प्रावधान किया जा रहा है कि भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1921 को लागू हो जाता है। तो इस प्रावधान के मद्देनजर ली आयोग की स्थापना की जाती है 1923 में। क्लियर है? इस आयोग ने सुझाव दिए और सिफारिश की, तब 1 अक्टूबर 1926 को केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है, जिसके अध्यक्ष होते हैं सर रॉस वॉल्कर। ये बात समझ में आई होगी। अगला क्या था कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 था, इसके द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। और विस्तार क्या किया गया कि सिखों के लिए कुछ निर्वाचित क्षेत्र
किए गए, आंग्ल भारतीयों के लिए भी किया गया। आंग्ल भारतीय वो होते थे जिनमें से माता या पिता कोई एक हिंदू हो, मतलब हिंदू भी नहीं, कोई एक भारतीय हो तथा दूसरा अंग्रेज हो, माता या पिता में से कोई भी। यूरोपियन जो यूरोप के यहाँ आकर के रहने लगे थे, भारतीय ईसाई वो थे जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। क्लियर है, उनको भारतीय ईसाई बोला गया। भारत के वे मूल निवासी जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है वो थे। अब यहाँ क्या था कि देखो ये बात समझ में आ गई, ये भी आ गई, इस चीज को समझते हैं थोड़ा, यूरोपियन कैसे। दरअसल कुछ यूरोप जहाँ मतलब ब्रिटेन के जो लोग थे वो वहीं निवास कर रही थी, वहां की प्रजा उनको ये लालच देते थे कि हम आपको ज्यादा सैलरी देंगे और आप हिंदुस्तान के लिए काम करिए। तो वो लोग अपना परिवार वगैरह छोड़ के यहाँ आ गए थे। जब यूरोप के निवासी यहाँ रहने लगे तो उनको बेटर लालच दिया गया। वो लालच दिया था कि आपके लिए हम सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र कर देंगे जिससे आप हमेशा सरकार में रहोगे। और वैसा ही लालच वो भारतीयों को देते थे कि आप ईसाई धर्म स्वीकार कर लिए, आपके लिए ये सब सुविधाएं दी जाएंगी। क्लियर। अच्छा, इस अधिनियम के द्वारा एक और प्रावधान किया गया कि देशी भारत या रियासतों के जो राजा महाराजा होते थे उनकी समस्याओं के लिए, क्योंकि क्या समस्या है, इन पर विचार विमर्श के लिए चैम्बर ऑफ प्रिंसेस यानी कि नरेंद्र मंडल का गठन किया गया। क्लियर। ये सब हो गया। इसमें एक प्रावधान और था, वो प्रावधान ये था कि 1919 का जो अधिनियम है, इस आयोग की कितनी सफलताएं रही है इसके लिए 10 वर्ष बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा। 1919 में बना था, 1929 में क्या होना था, 1929 में आयोग का गठन होना था। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया और 1927 में ही एक आयोग का गठन करना पड़ा, वो था साइमन कमीशन या साइमन आयोग। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। इसमें 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज थे। विरोध किया गया कि जब अंग्रेज लोगों को हमारी समस्याएं कैसे बताऊंगी, तो विरोध भी हुआ इसका और इसको हम श्वेत आयोग के नाम से भी जानते हैं। एक और बात समझ लेते हैं, 1928 में नेहरू रिपोर्ट, पंडित मोतीलाल नेहरू एक रिपोर्ट पेश करते हैं जिसे हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। इसमें भारत को डोमिनियल स्टेट्स अधिराज्य बनाने की सिफारिश की गई। अधिराज्य यानी कि एक ऐसा राज्य जिसमें भारतीयों को स्वतंत्रता हो और पूरी तरह से अंग्रेज हम पे शासन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। इसी के साथ एक समझ लेते हैं, थोड़ा अलग ही है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में। इसमें 2 बातें आई थी कल की। एक तो ये था कि पूर्ण स्वराज्य हमें चाहिए, दूसरा बात ये था कि 1929 का जो अधिवेशन लाहौर में हो रहा था कांग्रेस के बैनर तले, यहाँ ये कहा गया कि आने वाले वर्ष का जनवरी माह का जो अंतिम रविवार होगा, आने वाले वर्ष का जनवरी माह का जो अंतिम रविवार होगा, उस दिन हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो ध्यान रखना, बात हुई थी ये कि जनवरी, क्या लिखती है, जनवरी माह का अंतिम रविवार। ठीक है भाई, ये वो घोषणा की जा रही है लाहौर अधिवेशन में कि जनवरी माह का अंतिम रविवार हमारा स्वतंत्रता दिवस होगा। अब ये संयोग था कि वो 26 जनवरी का पड़ गया। क्लियर है। यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है, विशेष रूप से ध्यान रखें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। पहला हो जाएगा कि लाहौर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन वर्ष 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। नंबर 2 हो जाएगा तथा जनवरी माह की 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। ये बात ध्यान रखना, यहाँ दूसरा फैक्ट गलत हो जाएगा क्योंकि 26 जनवरी का उल्लेख नहीं था, वहां उल्लेख किया गया था जनवरी माह का अंतिम रविवार। अब ये संयोग था कि वो 26 तारीख का पड़ गया। समझ में आई होगी।